हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो हमें यहाँ पर करना क्या है, जैसे आपको ना क्वेश्चंस दिए गए और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा। तो देखिए फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स दिए हैं, तो आपको क्या बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर इनमें से है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता है। देखो लिखा ना यहाँ पे कि बिलो डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी जो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता हो वो कौन सा फैक्टर है। तो अगर मैं वाटर की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये तो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा ही हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी भी डालेगा। क्यों इलेक्ट्रिसिटी, कैसे डालेगा? आप सोचो ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह पाएगी तो क्या वहां पर कोई भी हमने फैक्ट्री लगाया या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज लगाई, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, और लेबर भी डालेंगे। क्यों? मान लीजिए आपने फैक्ट्री तो लगा दी लेकिन वहां पे काम करने के लिए लोग ही नहीं है, लेबर ही नहीं मिल रहे, फिर आपका काम कैसे होगा? ठीक है। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूँ ना तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालता। ओके तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। लो इसको आप टिक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो स्मॉल इंडस्ट्री है। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज दिए गए हैं तो आपको स्मॉल इंडस्ट्री बताना है। तो चलिए बताइए। मशीन पार्ट्स, ये तो बड़ी रहेगी। बुक बाइंडिंग इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ये भी बड़ी होती है। शुगर की इंडस्ट्री भी काफी बड़ी होती है। लेकिन अगर बुक बाइंडिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसको हम स्मॉल इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा देखिएगा। इसमें हमें क्या बताना है कि यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन सा आईटी सेंटर नहीं है। राइट, तो ओल्ड दिल्ली है क्या, न्यू दिल्ली, फिर नोएडा, बेंगलुरु। तो आपको बताती हूँ ये तीनों के तीनों आईटी सेक्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों। लेकिन अगर हम ओल्ड दिल्ली की बात करेंगे तो ये नहीं है, तो इसीलिए यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। ओके चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा डी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो 2% का अमाउंट है, एन अमाउंट ऑफ 2% ऑफ द प्रॉफिट्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड फॉर विच पर्पस बाय इंडस्ट्री, यानी कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है राइट, तो उसके प्रॉफिट का 2% मतलब किस लिए यूज होना चाहिए। तो हम लोगों ने हमारे चैप्टर के अंदर देखा था ना कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कि लोगों की भलाई, सोशल वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लो कहाँ पर है, ये देखो ऑप्शन बी। राइट, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, और जो गलत स्टेटमेंट रहेंगे ना उन्हें आपको सही करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये रहा कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री आर हार्मफुल टू द हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ये क्या बोला कि स्मॉल और जो मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज होती है ना वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए क्या होती है, हैवी इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होती है, मतलब नुकसानदायक होती है। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, ये बात गलत है। ठीक है, स्मॉल और मीडियम साइज की जो इंडस्ट्रीज है वो इसको कैसे नुकसान पहुंचाएंगी? हैवी इंडस्ट्रीज को नहीं पहुंचाने वाली, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट ये होगा कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री कैन नॉट बी हार्मफुल टू द हैवी इंडस्ट्री इन अ कंट्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आने जा रहा है, आप इसको देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है कि द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या ये बात सही है कि जो हमारा ये है लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या है? इंडिकेटर है एक तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट का, कि वो कंट्री कितना डेवलपमेंट कर चुकी है या फिर कर रही है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। अगर हम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब देखें, ठीक है, तो उसको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्री कितना डेवलप हुआ है या फिर अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शोज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, है ना। जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह रहेंगी हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस देश का काफी ज्यादा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन है, इसका एम क्या होता है? डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना या फिर सेंट्रलाइज करना। तो देखो प्यारे बच्चों, डिसेंट्रलाइज यानी क्या होता है? देखो सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे केंद्रित करना और डिसेंट्रलाइज मतलब इसका जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट। तो क्या ये बात सही है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, क्या उनका एम ये होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करें? तो नहीं, ये नहीं होता। इनका एम क्या होता है? सेंट्रलाइज करना, यानी एक जगह पे उस चीज को केंद्रित करना, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेवर एम्स टू डिसेंट्रलाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, रादर इट ट्राइज टू सेंट्रलाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि ये जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, राइट, तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते बल्कि वो सेंट्रलाइज, मतलब इसके उल्टा सेंट्रलाइज करना चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे डी। इसमें क्या दिया है भाई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मतलब पूरा कंपल्सरी है? तो यस, बिल्कुल आप इसको ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। यस, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट। द लॉ एंश्योर्स, क्या करता है, मतलब लॉ क्या कहता है कि 2% अपने प्रॉफिट का, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 2% एटलीस्ट क्या करना है? सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है फॉर द सोशल वेलफेयर। ये इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस पैसा कहाँ से कमा रहे? सोसाइटी से कमा रहे। अब कमा कमा के बस आप अपनी ही जेबें भरी जा रहे हो, कुछ बाहर भी तो निकालो, लोगों की भलाई भी तो करो, जहां से आपने कमाया थोड़ा वहां पर भी खर्चा करो, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर हो जाती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइंस। अब आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल स्टेट्स, यानी कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं, राइट, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रियल स्टेट्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जानते हो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि इनको और थोड़ा प्रोत्साहन मिले, है ना। अगर आपको चीज अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और पीछे से आपको और थोड़ी सी शाबाशी मिल गई, प्रोत्साहन मिल गया, है ना, तो क्या होगा? आप और उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। तो समझो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जब गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कंसेशन देती है ना, तो फिर इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा ये मिलेगा ना, मतलब अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और अच्छे प्रकार से काम करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर। एन इंडस्ट्रियल स्टेट इज अ प्लेस वेयर द एसेंशियल फैसिलिटीज एंड फैक्ट्री एकोमोडेशन आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्रेन्योर टू सेटअप देयर इंडस्ट्रीज हियर, राइट। वही होता है हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट। क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं बिजनेसमैन लोगों को, ताकि वो आप मतलब वहाँ पे क्या कर सके, अपने इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सके। इंडिया में देखिएगा इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड एज एन efficient instrument for the support and growth of small scale industries, right? Next, the government provides infrastructure facility। देखो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लो इंटरेस्ट लोन, ठीक है। अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, राइट, और आपका मतलब आइडिया अच्छा है, तो आपको लोन भी मिलेगा ना, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट जो है वो कंसेशन देगी, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। सेटिंग अप, हाँ ये होगा ना, लो इंटरेस्ट लोन फॉर सेटिंग अप एसेस टू द रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए तो ये इसका आंसर है। मैं एक बार साथ में दिखा देती हूँ, दिखा, याद लेकर के यहाँ तक, ठीक है। पीडीएफ भी दिला दूंगी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां से ले लेना, ओके। नेक्स्ट है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स नेशनल डेवलपमेंट। मतलब आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, वो किस प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, ये आप लोगों को अपने वर्ड्स में बताना है। तो आइए जरा हम देखें इसका आंसर। ये देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या करता है? पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को, है ना। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से होगा तो जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है। जब इंडस्ट्रीज रहेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है कि नहीं। लेबर है वहां पर, मतलब लोग हैं, और वहां पे जाकर के इंडस्ट्रीज लगा दी, कोई फैक्ट्री लगा दी, तो लोगों को काम भी मिलेगा। और जहां पर व्हेन देयर आर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन ओवरऑल इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर वहां पे सभी को रोजगार मिलेगा तो ये सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, है ना। सो दिस इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कम्युनिटी। ऑल्सो देयर विल बी, देखा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा,
समझ आ रहा है कि नहीं? पहले जो इंसान कम पैसे कमाता था तो वो उस हिसाब से रहता था, लेकिन जब वो ज़्यादा पैसे कमाएगा तो उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने सहने का तरीका है, वो क्या हो जाएगा, उसमें ज़रूर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, है ना। ऑल्सो देयर विल बी टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द कंट्री ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, राइट। इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये भी डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा, आपको अपना यहाँ पे ओपिनियन देना है इन शॉर्ट में ऑन द यूजफुलनेस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो यूजफुलनेस है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना है। तो आइए जरा हम देखते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाईली यूजफुल एज इट एनकरेज बिजनेस टू कंसिडर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट वाइल एनहांसिंग देयर रेपुटेशन एंड फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा। मतलब आप सोचिए ना, अगर कोई बिजनेस इन्वॉल्व है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो उसका जो रेपुटेशन है लोगों के सामने अच्छा बनेगा कि नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा, उसको और ग्रोथ मिलेगी और वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो CSR बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसका काफ़ी यूज़ है, बिजनेस के लिए भी यूज़ है, राइट। और इसके अलावा सोसाइटी है उनको तो फायदा मिलेगा ही। फिर यहाँ पर अगला देखते हैं, क्या लिखा है कि मेंशन 3 फीचर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज के आपको 3 फीचर्स बताने हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों लेबर इंटेंसिव, दूसरा हो जाएगा लो कॉस्ट, और तीसरा क्या हो जाएगा, 3 ही फीचर्स बताने हैं ना, प्रोडक्शन। तो चलिए मैं आपको बताते जाती हूँ एक एक के बारे में। लेबर इंटेंसिव, देखो स्मॉल इंडस्ट्रीज का पहला फीचर लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो द यूनिक फीचर ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज दैट इट विल बी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द लेबर फोर्स इन द लोकल एंड मेक्स देम एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड इन द लोकल एरियाज विल बी एम्प्लॉयड एंड देयर इनकम राइजेस। यानी होता क्या है, देखो और ये जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जनरली गांव वगैरह में या फिर कहीं एरियाज में लगाए जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा भाई, रोजगार मिलेगा, है ना। रोजगार मिलने से उनका क्या होगा, इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए क्या बोला गया है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चे, लो कॉस्ट। अब देखो स्मॉल इंडस्ट्री है तो इसमें सेटिंग करने का भी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, यानी लो कॉस्ट में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसका आंसर है, देखिएगा, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे मिनिमल कॉस्ट रिक्वायर होगा ना फॉर द सेटिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, तो इसीलिए ये मिनिमम कॉस्ट वाला होता है। एंड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो सिंस इट इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्री एंड मेनली यूजेज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, देन आउटपुट प्रोड्यूस विल बी लेस, है ना। प्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जैसे नहीं लगाई गई है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो लेस होगा, ठीक है। लेबर प्रोड्यूस लेस आउटपुट कंपेयर टू अ मशीन, देयरफॉर द आउटपुट विल बी लेस। यानी कि आप सोचिए एक मशीन यहाँ पे काम कर रही है, एक आदमी यहाँ पे कर रहा है, तो कौन ज्यादा प्रोडक्शन निकाल करके देगा कम टाइम में, तो मशीन देगी। अब स्मॉल इंडस्ट्री है तो इसमें लेबर काम कर रहे हैं, तो यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो भी कम ही होगा, ठीक। तो ये इसका आंसर है, आप देख लीजिए, ये हो गया, देखिए। और ये नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि राइट डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर थोड़ा डिटेल में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या करते हो, इम्पैक्ट करते हो, ठीक है। तो आइए जरा हम देखते हैं अफेक्टिंग, जो उस पर अफेक्ट डालते हो, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज, दूसरा आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे लेबर हो जाएगा, तीसरा आपका रॉ मटेरियल होगा, और बस 3 ही है, ठीक है। तो आइए मैं आपको सब एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कौन कौन से हैं, पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अच्छा देखो मैं आपको पहले अपने वर्ड्स में बताती हूँ, फिर इधर देख लेना। देखो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। आप बोलेंगे कैसे, आप सोचिए अगर गवर्नमेंट ने बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रूल ला दिया टैक्स को लेकर के, कि उन्होंने टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, जब आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो उस पर भी आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप अपने सामान को बेच रहे हो तभी भी टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब अगर उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कोई ऐसी पॉलिसी बना दी सरकार ने, तो क्या होगा, जरूर आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसके ऊपर जरूर से असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा, अभी आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं, ठीक है।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात है। और मान लीजिए अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हैं, वो ज़्यादा टैक्स नहीं लगा रहे, या फिर और भी जो चार्जेस हैं उन्होंने उसको कम कर दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है उसमें आपको कंसेशन दे दिया है, तो इससे क्या होगा, आपको मतलब आप ना और क्या कर पाओगे, जो अपना इंडस्ट्री है उसको डेवलप कर पाओगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी गई हैं, आप एक बार देख लेना। फिर ये जो लेबर है ना, यस लेबर भी यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो चीप लेबर इज अनदर मेन फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रीज। आप सोचिए अगर इंडस्ट्रीज के लिए चीप लेबर मिल गए, यानी कम पैसे में काम करने वाले लेबर मिल गए, तब तो भाई इंडस्ट्रीज की क्या होगा, इंडस्ट्री और आगे बढ़ेंगी, उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वही महंगे वाले मिल गए तब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि व्हेन देयर इज चीप लेबर इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर चीप लेबर रहेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, है ना। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड विद हायर विल रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट, दस लीडिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात करेंगे। अब देखिए रॉ मटेरियल्स अगर आपको इजीली अवेलेबल रहेगा, है ना, तो क्या होगा, आप अच्छे से अपना प्रोडक्शन का जो काम है उसको कर पाओगे। अरे सोचिए ना, आपने क्या किया, देखो आपको बताती हूँ, आपने एक फैक्ट्री यहाँ पर लगा दी, ठीक। अब इस फैक्ट्री में यूज होने वाला जो रॉ मटेरियल है ना, वो मिलता कहाँ पर है, वो मिलता है भाई यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से वो रॉ मटेरियल यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे हाथ में तो लाओगे नहीं, आपको ट्रक के थ्रू आना पड़ेगा। मान लो ये आपका रोड है, ठीक है, ट्रक या फिर किसी न किसी गाड़ी से आप लेकर के आओगे, ऐसे ऐसे आपको लाना पड़ेगा। अब जो ट्रक वाला लेकर के आएगा, क्या वो फ्री में आपको सामान दे करके जाएगा, ना भैया, पैसा भी लेगा, ठीक है। तो क्या लेगा, ये जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक वाला, ये तो आपसे पैसा भी लेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो ये फैक्ट्री तो आपने यहाँ पे सेटअप कर दी, लेकिन यहीं पे इसका रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, यहीं पे ये रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो क्या होगा, अब आपको बस इतनी दूर ही चलना पड़ेगा। तो बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, ये इतने दूर वाला या फिर नजदीक वाला? नजदीक वाला होगा ना। तो यस, यहाँ पे वही बात की गई है रॉ मटेरियल की, कि अगर देखो जैसे फैक्ट्री जब आप लगा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी में से एक रॉ मटेरियल भी होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। इसीलिए आपको फैक्ट्री उस जगह पे लगानी चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी जो हमारा MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके एडवांटेजेस बताने हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए जरा मैं इसके एडवांटेजेस आपको बताती हूँ। ये देखो एक एक करके सारे एडवांटेजेस लिखे गए हैं, आपको पढ़ करके बताते जाती हूँ, सुनते जाना। तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MIDC क्या है, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, बिजनेसेस को विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जैसे कि लैंड हो गया, रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज फैसिलिटी हो गया, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट। तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा हो गया। और क्या कि many industrial hubs, IT corridors and airport have been developed through MIDC। मतलब कई सारे इंडस्ट्रियल हब्स, IT कॉरिडोर्स और एयरपोर्ट जो है ना, वो MIDC के द्वारा डेवलप किए गए हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ फायदे हैं, देखिएगा, स्टडी ग्रोथ, मोर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स विल इंश्योर मोर ग्रोथ इन द इकोनॉमी। द ग्रोथ इज इंश्योर्ड बाय द एम्फेसाइजिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट। अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, आप सोचिए, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, है ना। फिर मोर फेवरेबल फॉर अ बिजनेस एटमोस्फियर, MIDC मेक्स द स्टेट मोर फेवरेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मोर फेवरेबल फॉर अ बिजनेस एटमोस्फियर। अच्छा इसको ना आप काट देना, रुको आपको मैं बताती हूँ, इसको ना आप काट दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग बैठ नहीं रहा है वैसे, ठीक है ना। तो मैं इसको काट देती हूँ, आप देख लो, ये जो है ना, इसको यहाँ से खत्म कर देना और अगला पॉइंट इसको बना लेना, ठीक है। चिंता मत करो, ये PDF ना आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम में या फिर ऐप में भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। चलो, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक काम करोगे, इधर ये हो गया हमारा अगला पॉइंट कि MIDC मेक द स्टेट मोर फेवरेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मोर बिजनेस अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन फॉर स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ IT इंडस्ट्री, यानी जो IT इंडस्ट्रीज होते हैं उसका इंपॉर्टेंस हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। देखिए,
स्टोरेज ऑफ डेटा, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा बड़ा है पर आओ मैं आपको बताती जाती हूँ, सुनते जाना, ठीक है। चलिए पहले जरा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है प्यारे बच्चों, तो इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर टू स्टोर, रिटेन, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस, है ना। आईटी क्या होता है भाई, कंप्यूटर का हम यूज करके सारी इंफॉर्मेशन को मतलब जो है उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, ठीक है। द आईटी इंडस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन द करंट वर्ल्ड, है ना। अगर आज के वर्ल्ड में देखा जाए तो आईटी, देखो हर काम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है ना। अगर आपको कोई नॉर्मली टिकट भी निकालना है तो भी आप मोबाइल में चाहते हो, एप्स में, है ना, इंटरनेट की मदद से आप टिकट वगैरह सब कुछ निकाल लेते हो। तो ये क्या है, मतलब करंट वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग दैट वी यूज नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, बिल्कुल सही बात है। हम जो भी यूज कर रहे हैं, अब जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जैसे आप क्या कर रहे हो, ये पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई आप कैसे कर पा रहे हो, बोलो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की ही मदद से, क्योंकि आपने इंटरनेट से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट किया है, तब जाके ये वीडियो आपके सामने चल पा रहा है। तो वही बातें हैं, आईटी इज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस थ्रू कंप्यूटर गैजेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी देखिएगा, पहला द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है ना। देखो जैसे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन क्या करना है, मान लो कलेक्ट करना है पेपर पे, तो आपको पूरा एक एक करके लिखना पड़ेगा, इतना मोटी बुक बन जाएगी अगर आप सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगो तो। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, जो भी मेमोरीज होते हैं, हम कितने सारे डेटा को इतने छोटे से मेमोरी में ही रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो फायदा है कि नहीं इसका, पेपर वर्क को इसने कम कर दिया है। तो because of the development of information technology, the internet came into picture, which is useful in obtaining a huge volume of data within in the span of seconds, ठीक है। स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा को स्टोर करता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन भी इसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं, है ना, हो रहे कि नहीं। अभी आप ये पढ़ाई कर रहे हो आईटी की मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो एजुकेशन सिस्टम गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। स्मार्ट क्लासेज आर बीइंग स्टार्टेड इन मेनी स्कूल्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्यारे दोस्तों बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस भी डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ आईटी। तो इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एंड कॉमर्स ऑल्सो। द डे टू डे एक्टिविटीज इन बैंक्स, बिजनेस firm and other institutes are being run through the technological advancement of IT, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये, और पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग लिख लेना, और उसके बाद फिर ये आगे का, और फिर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डी की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि आपको क्या करना है, इंडिया के पॉपुलेशन को कंसिडर करके क्या बताना है, considering India's population, the development of industry is good solution to the problem of unemployment explain। यानी इंडिया के पॉपुलेशन को कंसिडर करके आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी का क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो चलिए आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, जब हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होंगी, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, तो देखो लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो पहला यहाँ पे फायदा क्या हो जाएगा भाई, जॉब क्रिएशन, ठीक है। जॉब क्रिएशन होगा कि नहीं, लोगों को काम मिलने लगेंगे। और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या है भाई, स्किल का डेवलपमेंट, यानी जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए लेबर्स लोग काम कर रहे हैं, उनके स्किल्स भी तो डेवलप होंगे ना। मान लो किसी को पहले कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, लेकिन काम की वजह से उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसके स्किल्स जो है वो भी डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा और क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट। अब सोचिए ना, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके स्किल्स बढ़ रही है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन का भी तो क्या होगा, वहां पे विकास देखने के लिए मिलेगा, उसका भी तो डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है, यानी कि और भी बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री स्टिमुलेट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द इकोनॉमी, लीडिंग टू इंक्रीज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रिलेटेड सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड रिटेल, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बच्चल पार्टी, आप देख सकते हो, रुकिए देख लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट याद कर लीजिए, और बाकी जो इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन है खुद से भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें लिखा है प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनके लिए ना यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो क्या दिया है देखेंगे कि द जर्नी ऑफ क्लॉथ्स वी यूज फ्रॉम द फार्म टू आवर सेल्स, यानी कि हमें ना यहाँ पे जो कपड़े होते हैं ना हमारे, इसकी जर्नी बतानी है, ये किस प्रकार से पूरा इसका प्रोसेस होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो इसका प्रोसेस ना कैसे होता है। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो रॉ मटेरियल मतलब सिल्क कॉटन को खेतों में उगाया जाता है, फिर वहां से हम लेकर के आएंगे, है ना। फिर उसको क्या करेंगे, मतलब जो रॉ मटेरियल है उससे हम निकालेंगे ना, जैसे मान लीजिए कॉटन है, ठीक है, तो उससे हमें निकालना पड़ेगा एक एक अच्छे से करके। फिर उसकी वो स्पिनिंग करनी पड़ेगी। स्पिनिंग मतलब उससे थ्रेड वगैरह बनाओगे तभी तो आप कपड़ा बना पाओगे ना। अभी डायरेक्टली उससे कपड़ा नहीं बनेगा, पहले थ्रेड बनेगा, धागा बनेगा। आप ना अपना कपड़ा कभी निकाल के देखना, उसमें से धागे निकलेंगे। अब कोई भी कपड़ा हो, ठीक है, उसको ना निकाल करके देखना, उसमें से धागे निकलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि धागे से ही बनाया गया है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पिनिंग कर दी, मतलब धागा वगैरह सब कुछ हमने बना दिया। फिर हम उसकी क्या करेंगे, डाइंग करेंगे। ये डी है, डाइंग यानी क्या होता है, उसको कलर करना, ठीक है। तो हम उसको कलर कर देंगे। फिर यहाँ पर नीटिंग दिया है, यानी वही उसकी बुनाई करेंगे ना, ठीक है। वीविंग मतलब भी वही होता है। और फिर उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये बाजार में बेच दिया जाएगा होलसेलर को, ठीक है। और फिर उस कपड़े से आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। और क्या, चलिए नेक्स्ट है एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एनी वन इंडस्ट्री। मतलब कोई भी एक इंडस्ट्री है तो उसको मान लीजिए उसको स्टेब्लिश करना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन, मैंने यहाँ पे आयरन एंड स्टील लिखा है, आप अपने मन से कोई भी इंडस्ट्री लिख सकते हो। इसके लिए हमें लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, एज वेल एज एनर्जी भी होनी चाहिए, है ना। तभी तो सब कुछ काम अच्छे से हो पाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाईलाइट्स द डिफरेंस। हमें ना यहाँ पे डिफरेंस बताना है, किसके किसके बीच का डिफरेंस बताना है भाई, देख लो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है हैवी इंडस्ट्रीज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो चलिए देखते जाते हैं। तो आप शांति से देखते रहना आप सभी लोग। पहले हम कॉस्ट की बात करेंगे। तो अगर हम हैवी इंडस्ट्री में देखें ना, तो जो आपका कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री है तो आपको मशीनरी वगैरह काफी बड़ी बड़ी लगानी पड़ेंगी, यानी आपका जो कैपिटल है ना वो आपको ज्यादा इसमें लगाना पड़ेगा। तो हैवी इंडस्ट्री नीड्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत होती है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हायर इन हैवी इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर मैं मीडियम इंडस्ट्री की बात करूं तो इससे आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे कम कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो मीडियम इंडस्ट्रीज नीड ओनली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल लोअर, ठीक है। फिर यहाँ पर ना हम आउटपुट की बात करेंगे दोस्तों। तो आउटपुट देखिएगा, इसमें आउटपुट कैसा होगा, द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट विल हायर, मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह लगाई है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट यानी प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा और इसमें थोड़ा कम मिलेगा, इससे कंपेयर कर लोगे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे लेबर का इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो लेबर इन्वॉल्वमेंट विल बी लोअर, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज में जो ये लेबर का इन्वॉल्वमेंट है ना वो कम होता है। वाई, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मशीन। अब हैवी इंडस्ट्री वहाँ पे मतलब ज्यादा काम तो मशीन से कर रही है, इसीलिए जो लेबर लोग हैं वो वहां पे आपको कम देखने मिलेंगे, बट इसमें आपको ज्यादा देखने मिल सकते हैं, है ना। देयर विल बी मोर लेबर इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी ज्यादा बड़ी बड़ी लगी नहीं है ना। और क्या यहाँ पे लोकेशन हम देख लेते हैं। तो इसके लोकेशन की हम बात करेंगे, देखिएगा द लोकेशन फॉर द हैवी इंडस्ट्रीज क्या है, सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड मस्ट नियर द रॉ मटेरियल्स। यानी कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर लोकेट की जाती है, जहां पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, जनरली वहीं पे लगाई जाती है। और इसका देखेंगे मतलब इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं। अब क्योंकि ये मीडियम इंडस्ट्री है ना, तो इसको आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी कोई कंडीशन नहीं है, राइट। तो ये इसका आंसर था, आप देख सकते हैं। और भी है क्या, नहीं, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है इसको डिफरेंस बिटवीन, देखो अब हम चलते हैं आगे और लास्ट में एक और डिफरेंस बिटवीन है, इसको हम देखते हैं। ये है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की हम बात करेंगे। तो आइए जरा हम इसको समझते हैं, मतलब इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ही हमें बताना था। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बेस। तो देखिए
ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है जानते हैं आप सभी लोग? एग्रीकल्चरल मतलब ये जो खेती से मिलने वाली चीजें हैं ना, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री फर्टाइल लैंड इज द बेस फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। मतलब फर्टाइल लैंड यहाँ पे क्या है बच्चों, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए ना, अगर फर्टाइल लैंड रहेगा तभी तो जाके उसमें कोई भी फसल हो पाएगी और तब जाके ये इंडस्ट्री को उसका रॉ मटेरियल मिल पाएगा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हम जरा देख लेते हैं। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इज द बेस फॉर आईटी इंडस्ट्री, मतलब इसके लिए बेस क्या होता है? कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ठीक है। फिर यहाँ पे लेबर की हम बात करेंगे तो देयर इज लेस नीड फॉर स्किल लेबर फॉर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है इनकी बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे सब ऐसा ही काम है, वो खेती वाला काम है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, खेती वाला काम नहीं है, लेकिन खेती से जो चीजें मिल रही है उसको यूज करके कुछ और बनाया जा रहा है ना। तो वो हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ना ज्यादा स्किल लेबर की जरूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अनस्किल्ड रहेंगे ना, क्योंकि जैसे लेबर होते हैं तो उनको क्या करना है? सामान ही ढोना है, वो तो कोई भी इंसान कर सकता है, ना पढ़ा लिखा हो तो भी कर सकता है, ठीक है। और इसमें देखो भाई, इसमें तो स्किल चाहिए ही चाहिए, स्किल पर्सन, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करना, इंटरनेट को चलाना, है ना। तो इसके लिए स्किल पर्सन तो चाहिए ही, टेक्नीशियंस तो वहां पे लगेगा ही। फिर कॉस्ट की हम बात करेंगे तो कॉस्ट कैसा होता है बच्चे लोग? देखिए यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ना, वो हमें ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इज नीडेड ओनली फॉर फर्टाइल लैंड एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। एंड यहाँ पे क्या है कि हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए होता है ना। और क्या? कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्निकल इक्विपमेंट्स। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज देख लेते हैं। तो नॉलेज अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्री रिक्विजिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे देखिएगा, एक्सीलेंस इन द रिलेटेड टेक्निकल फील्ड इज द प्री रिक्विजिट फॉर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज। यानी कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, देखो अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, तो लोगों के पास अगर ट्रेडिशनल नॉलेज रहेगा, राइट, तो मतलब जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको भी यहाँ पे हायर किया जा सकता है ना। बट इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप पूरा अच्छे से चेक करोगे ना कि उसके पास प्रॉपरली उस चीज का नॉलेज है कि नहीं, और तब जाके आप उसको हायर करोगे, ठीक है। मतलब वो क्या होना चाहिए? पूरा एक्सीलेंट होना चाहिए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, देखो क्या लिखा है, नॉलेज अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्री रिक्विजिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। मतलब उसको ये होता है ना एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, बस ये हम देख लेंगे, राइट। तो ये हो गया एम्प्लॉयज। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है। ये हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीट, यानी इंडस्ट्री चैप्टर को हमने कर लिया है प्यारे बच्चे फिनिश, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका कंप्लीट। अब देखो, आपको बता दूं कि आपका जो ज्योग्राफी है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। कोई वीडियो नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और भी आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीटेड हैं, तो बस पढ़ते रहिए अच्छे से। मैथमेटिक्स भी क्लास 8th का, 9th का, 10th का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय एवरीवन।